अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स में से गुजरेगा तो उसके ऊपर क्या क्या फ्लक्चुएशन आएगी। मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर सकूं। जरा क्विकली हम लोग देखेंगे कि हमारा अगर अल्टरनेटिंग करंट किसी रेजिस्टर में से पास होगा तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। अगर हमारे अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो थ्रू रेजिस्टर को डिस्कस करना है तो मैं इसमें पेपर में लिख के देने के लिए टीचर को चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं उसे बताऊं कि भाई ये अल्टरनेटिंग करंट क्या है, फिर उस अल्टरनेटिंग करंट के बाद मैं बताऊंगा रेजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या होती है। और जब मैं इसका सर्किट बनाता हूँ कि रेजिस्टर को जब अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसके पास करने से उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस होती है। तो मैंने देखा कि इक्वेशन ऑफ वोल्टेज जो होती है ये बताती है कि V और साइन ऑफ ओमेगा है, और अगर इसे रेजिस्टर में से गुजरने वाले करंट की इक्वेशन को लिखा जाए तो वो हमारे पास आती है I और साइन ऑफ ओमेगा है। ये वाली क्वांटिटीज आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, मैं बता भी चुका हूं इससे प्रीवियस लेक्चर में। सच करंट having changeable direction and वैल्यू, जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होती है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। रेजिस्टर कंपोनेंट विच अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करेगा उसको हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं। और जो मेजर ऑफ ऑपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब दोनों इक्वेशंस को बेटा हम लोगों ने लिखा तो हमें नजर आया कि ये भी साइन वेव है, ये भी साइन वेव है। अगर मैं दोनों की वेव डायग्राम बनाऊं तो मुझे नजर आएगा कि ये इस तरह की वेव फॉर्म बन जाएगी हमारे पास वोल्टेज और टाइम के दरमियान। और अगर मैं करंट के लिए वेव फॉर्म बनाता हूं दैट इज आल्सो समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी इट इज अगेन टाइम और करंट की वेव भी इसी तरह की होगी। दोनों वेव्स क्योंकि इकट्ठी साइन एंगल के साथ चेंज हो रही हैं, लिहाजा हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि दोनों का एंगल चेंज नहीं हो रहा। सो बोथ आर इन फेज एंड दिस इज अ डीसी कंपोनेंट। सो जो भी कंपोनेंट फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा उसे हम लोग डीसी कंपोनेंट बोलते हैं। पावर डिसिपेशन, इसमें कोई पावर लॉस नहीं होगा क्योंकि बोथ आर इन फेज, लिहाजा इसमें कोई पावर लॉस नहीं होगा। पावर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूले ड्राइव किए हुए हैं, V I into V I स्क्वायर into R। अगर मैं इसमें V की जगह पे I R लिख देता हूँ तो I into I से मल्टीप्लाई हो गया इसके R हो जाएगा। और अगर मैं इस I की जगह पे V over R लिख देता हूँ तो V स्क्वायर over R हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जो आप लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस लिखेंगे। कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, a device which can store charge, or the ability of a capacitor to store charge। अब बेटा जब हम लोग इस कैपेसिटर को एक डायरेक्ट करंट वाले सोर्स के साथ लगाते हैं तो इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें इंसुलेटर मौजूद है। यहाँ पर हम लोगों ने एक इंसुलेटर रखा हुआ है। कैपेसिटर बनता ही तब है जब उसके दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटर मौजूद हो। मगर जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं ना, एक दफा इधर को करंट जा रहा था, जाता रहा, रास्ता बंद होने के बावजूद वो वहां तक पहुंचा, फिर वो वापस रिटर्न हो गया और रिटर्न होने के बाद उसकी दूसरी प्लेट तक पहुंचेगा, वहां पर रास्ता बंद होने के बावजूद वो फिर वापस आ जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो उसमें सर्कुलेट करता रहता है इन वन डायरेक्शन एंड अदर डायरेक्शन। यहाँ पर हमें ये बात समझ आ गई कि AC कैन पास थ्रू द कैपेसिटर बिकॉज इट चेंजेस डायरेक्शन एंड DC कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर ड्यू टू द इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स। डेरिवेशन में है तो वोल्टेज की इक्वेशन तो हम लोगों ने अभी पढ़ी है, V = V0 sin of ओमेगा t। लेकिन चार्ज की इक्वेशन अगर देखें
कैपेसिटर में तो Q इज इक्वल टू CV। इसमें मैंने V की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। जैसे वैल्यू पुट की तो मेरे पास साइन ऑफ ओमेगा t आ गया Q नॉट के साथ। इसका मतलब वोल्टेज और चार्ज का एंगल सेम चेंज हो रहा है। जब वोल्टेज बढ़ रही है तब चार्ज भी बढ़ रहा है, और जब वोल्टेज कम हो रहे हैं तब चार्ज भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। सो बोथ आर इन फेज। मगर जब मैंने करंट की डेफिनेशन पढ़ी तो वो डेल्टा Q और डेल्टा T था। डेल्टा का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज का हम डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। जब मैंने इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ Q फाइंड किया तो मेरे पास ये रिजल्ट साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव cos ऑफ थीटा आ गया। तो cos की वेव जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको यहाँ पर ये नजर आएगा कि बेटा मेरे पास 1 2 3 थर्ड इक्वेशन बन गई, और जो cos की वेव है वो मैक्सिमम से शुरू होकर मिनिमम की तरफ जा रही है। इसका मतलब जब वोल्टेज मिनिमम थे उस वक्त करंट मैक्सिमम था, और जब करंट मिनिमम था तब वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम थे। तो ये दोनों आपस में आउट ऑफ फेज आ गए, फेज डिफरेंस आ गया जो कि 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के फेज डिफरेंस को हम लोग अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट करके देखेंगे, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वोल्टेज हमारे लैग कर रहे हैं और करंट हमारा लीड कर रहा है। तो हमारे पास ये समझ आ गया कि कैपेसिटर इज एन एसी डिवाइस, और इसमें पावर लॉस होगा क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस मौजूद है। इसी तरह से 100% सेम है एसी टू एन इंडक्टर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। कैपेसिटर एसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अ डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टेंस की डेफिनेशन हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी इंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी की वजह में इंडक्टेंस होती है, और इसका यूनिट हेनरी वगैरह हम लोगों ने पढ़ा हुआ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में। डीसी कैन इजीली पास थ्रू एन इंडक्टर। एसी को अगर मैं डायरेक्ट करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूं तो उसे पास करने में कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, कोई बैक ईएमएफ यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती जो कि चेन इन फ्लक्स की वजह से पैदा होनी थी। मगर जब मैं इसको अल्टरनेटिंग करंट के साथ लगाता हूं तो उसमें मुझे यहाँ पर बैक ईएमएफ मिलेगी, और हम लोग इस बैक ईएमएफ की वजह से इसकी ऑपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट को गुजरते वक्त बैक ईएमएफ यानी कि रिएक्टेंस का सामना करना पड़ता है। अब रिएक्टेंस की डेरिवेशन करने के लिए मैंने इसकी इक्वेशन लिखी। इक्वेशन ऑफ करंट इज I is equal to I naught sin of ओमेगा t। मगर जब मैं उसकी ईएमएफ की वैल्यू लेता हूं सेल्फ इंडक्टेंस वाले फार्मूले से तो मेरे पास है डेल्टा I और डेल्टा t। डेल्टा I मतलब डेल्टा t मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जब मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की जगह पे करंट की वैल्यू को पुट किया, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने करंट की वैल्यू को इस जगह पर इस्तेमाल किया। तो जैसे मैंने इसको इस्तेमाल किया फिर से डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव से मुझे पता चल गया कि ये cos ऑफ थीटा आ रहा है, और जब मैंने इसकी वेव इक्वेशन ड्राइव की, ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको नजर आ रहा है कि sin ऑफ थीटा का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, cos ऑफ थीटा का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं, और आउट ऑफ फेज होने का मतलब कि ये वाला कंपोनेंट भी हमारा एसी कंपोनेंट है, और इसमें भी हमारी पावर लॉस होगी, और इसमें जो फेज डिफरेंस है वो भी 90 डिग्री का ही एग्जिस्ट करेगा। मगर इसमें हमारे जो वोल्टेज है वो लीड करेंगे, और करंट जो है वो हमारा इसमें लैग कर रहा होगा। आपको बेटा मैंने तीनों लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम टाइम में ड्राइव भी करके दिए, समझा भी दिए। अगर किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, और मुझसे व्हाट्सएप या फेसबुक या मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।